नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, छंद। दोस्तों, ये जो काव्य शास्त्र है, इस काव्य शास्त्र में विशेषकर कविताओं के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार जो है उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं छंद, फिर पढ़ेंगे रस और फिर पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है। यदि मैं बात करूं सबसे पहले छंद की, तो छंद लय, वर्ण तथा मात्राओं के सुनियोजित अनुपात को लय, वर्ण तथा मात्राओं के सुनियोजित अनुपात को छंद कहते हैं। ठीक है। लय का मतलब होता है गति। क्या? लय यानी गति। छंद में एक निश्चित गति होती है। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह जो होता है, कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को हम गति कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे गति हो, वर्ण, जो वर्ण विचार में मैं अभी आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ा चुका हूं। वर्ण विचार में पहले 52 वर्ण थे, अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा एक और वर्ण जोड़ दिया गया है। ठीक है। आपका 25 अगस्त 2024 को मराठी का वर्ण अला, तो 53 वर्ण हो गए। और मात्रा, मात्रा भी हम देख चुके हैं। मात्राओं की संख्या कितनी? 10, है ना। मात्राओं की संख्या कितनी बताई थी? 10 बताई थी। तो लय, वर्ण तथा मात्राओं के सुनियोजित अनुपात को हम छंद कहते हैं। दोस्तों, ये जो छंद है, छंद के प्रवर्तक, छंद के प्रवर्तक पिंगल मुनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिंगल मुनि को कहा जाता है। पिंगल मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पिंगल शास्त्र। क्या है? पिंगल शास्त्र। तो छंद के प्रवर्तक कौन हुए? पिंगल मुनि हुए। छंद शब्द छद धातु से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है खुश करना। छंद शब्द किससे बना है? छद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है खुश करना। दोस्तों, छंद का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। छंद का सबसे पहले प्रयोग कहां किया गया? तो छंद का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया। ऋग्वेद के भी अंदर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त,
कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त के, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें अध्याय में किया गया। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें अध्याय में किया गया है। तो यहां से जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि छंद का सबसे पहले प्रयोग कहां किया गया? तो ऋग्वेद। किस सूक्त में किया गया? पुरुष सूक्त। किस अध्याय में किया गया? 9वें अध्याय। ठीक है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें अध्याय में सबसे पहले छंद का वर्णन किया गया है। और छंद के प्रवर्तक कौन? ऋषि पिंगल हुए हैं, पिंगल मुनि हुए हैं, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि छंद का दूसरा नाम क्या है? आप बता सकते हैं छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र है। ठीक है, छंद वेदो च पादश। छंद वेदो च पादश अर्थात छंद को वेद रूपी, छंद को वेद रूपी पुरुष के चरण कहा गया है। छंद को वेद रूपी पुरुष के चरण बताए गए हैं। ठीक है, तो छंद क्या है? वेद रूपी पुरुष के चरण। बात करते हैं छंद के अवयव की, या कहें कि अंग की। छंद के अवयव या अंग। दोस्तों ध्यान देना, छंद के जो अंग है वो है 7। छंद के अंग कितने? 7। पहला अंग है वर्ण, दूसरा मात्रा, तीसरा यति यानी कि विराम, चौथा है गति यानी कि लय, पांचवा है पद या कहें कि चरण, छठा है तुक और सातवां है गण। वर्ण, मात्रा, यति, गति, पद, तुक और गण, ये छंद के क्या है? 7 महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, तो प्रश्न पूछेगा कितने अंग है, तो जवाब देना आपको 7। एक एक करके विस्तार से सबको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ण। दोस्तों छंद में वर्ण 2 है। कितने हैं? 2 वर्ण है। एक है हर्ष वर्ण, इसी को हम कहते हैं लघु।
इसी को हम कहते हैं छोटा। ठीक है। और दूसरा है दीर्घ वर्ण, इसी को हम कहते हैं गुरु, इसी को हम कहते हैं बड़ा। तो छंद में वर्ण कितने? दो, छोटा वर्ण और बड़ा वर्ण, लघु वर्ण, दीर्घ वर्ण। छोटे वर्ण की यदि हम बात करें तो आ, ई, उ, री और अनुनासिक, जिसको आप बोलते हैं चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु बोलते हैं ना आप इसको, ये अनुनासिक है। तो ये जो चार वर्ण हैं ये लघु वर्ण है। दीर्घ, गुरु या बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ा, संयुक्त में ए, ए, ओ, ओ। ठीक है। तो ये जो तीन है ये दीर्घ स्वर थे, जब मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाई थी। ये संयुक्त स्वर थे। फिर आम और आहा, ये दो वर्ण अयोगवात है। और अंग्रेजी की ओ ध्वनि आगत, अंग्रेजी का आगत वर्ण। ये सारे के सारे जो वर्ण हैं, ठीक है, ये दीर्घ, गुरु और बड़े वर्ण है। चार को छोड़कर से सभी, तो सात तो हो गए मूल जो कि संधि स्वर थे, अम और आहा योगवात थे, और अंग्रेजी के ओ की ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो ये चर्चा की हमने वर्ण की। किसकी चर्चा की? वर्ण की। और वर्ण के साथ ही यदि हम चर्चा करें कि इसका जो दूसरा अंग होता है वो होता है मात्रा। छंद का दूसरा अंग क्या है? मात्रा है। तो ये जो लघु वर्ण है, लघु वर्ण की मात्रा एक होती है, और इस मात्रा को कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? एक मात्रा है, और ये मात्रा कहलाती है आ, ई, उ, री की एक कहलाती है, और उसको कहा जाता है पाई। और यहाँ बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ओ, अम, आहा और अंग्रेजी का ओ, इसकी जो मात्रा कहलाती है वो कहलाती है दो। ये जो अंग्रेजी का रोमन का जो एस है, इसी को हिंदी में वर्तुल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तुल रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण इसको वक्र रेखा भी कहा जाता है। तो ये छंद में एक मात्रा है जिसको पाई कहते हैं। ये छंद में दो मात्रा है जिसको हम दो कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, वर्तुल रेखा कह सकते हैं, और वक्र रेखा कह सकते हैं। तो सभी की इनकी दो मात्रा होती है, यानी कि वर्तुल रेखा जिसको गुरु कहेंगे, इन आ, ई, उ, री की एक मात्रा जिसको पाई कहेंगे। ठीक है। आप उसको लघु भी कह सकते हैं, आप इसको छोटा भी कह सकते हैं, आप इसको हर्ष भी कह सकते हैं। अब ये जो मात्रा होती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, एक मात्रा और दो मात्रा, हम मात्राओं को कैसे उसकी गणना करें, मात्राओं को हम कैसे सीखें, उनके कुछ नियम होते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। मात्रा गणना के नियम। दोस्तों, मात्रा गणने के नियम में यदि हम बात करें तो पहला नियम है, ध्यान देना, यदि
किसी शब्द का प्रारंभ स्वर रहित, स्वर रहित बोले तो आधा वर्ण, यदि किसी शब्द का प्रारंभ स्वर रहित वर्ण से होता है, यानी कि आधा वर्ण से होता है, स्वर रहित वर्ण से होता है, तो स्वर रहित यानी कि आधे स्वर रहित वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती। ठीक है, क्या है पहला नियम? पहला नियम है यदि किसी शब्द का प्रारंभ स्वर रहित यानी कि आधे वर्ण से होता है, तो वो जो स्वर रहित वर्ण है, वो जो आधा वर्ण है, उस आधे वर्ण की मात्रा की गणना नहीं की जाएगी। दूसरा नियम देखो, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद, एक वर्ण के बाद स्वर रहित यानी कि आधा वर्ण, स्वर रहित वर्ण आता है, तो तो स्वर रहित वर्ण आगे आने वाले वर्ण को, आगे आने वाले वर्ण को लघु होने पर दीर्घ कर देता है। क्या है दूसरा नियम? यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद आधा वर्ण आ जाए, स्वर रहित वर्ण आ जाए, तो वो जो स्वर रहित वर्ण है, जो आधा वर्ण है, आगे आने वाले वर्ण को छोटा होने पर, लघु होने पर दीर्घ कर देगा। देखो कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा स्वयं। अब इस स्वयं में यदि मैं बात करूं तो ये आदर्श का जो है, ये शब्द के प्रारंभ में है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, वाकी एक मात्रा या है, और या के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये दो। यानी कि आप चाहें तो हम स्वयं यदि ऐसा लिखें तो इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी एक और इसकी दो। क्यों? क्योंकि आधी मात्रा, आधा वर्ण आगे वाले वर्ण को छोटा होने पर दीर्घ करेगा। ठीक, जैसे ये शब्द लिखा रहा प्रारंभ, प्रारंभ। ठीक है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो प्रा की दो मात्रा, आधा म है, यह आधा म जो है आगे वाले को दीर्घ कर देगा, दो मात्रा और एक मात्रा। तो प्रारंभ की कितनी मात्रा? 5 मात्रा। ये लिखा रहा स्वर। ठीक है, तो ये स्वर, इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी एक और एक, है ना। जैसे ये लिखा रहा वर्ण, तो वर्ण में क्या, एक वर्ण के बाद आधा वर्ण आए, तो आधा वर्ण आगे वाले वर्ण को छोटा होने पर क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। तो ये दो, एक,
यानी कि आधा जो आगे वाले को दीर्घ करता है। ठीक, और देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा युधिष्ठिर, कृष्णार्जुन, द्रौपदी, कर्ण, कर्मण्य, त्रयर्थ, ये 6 शब्द आपके सामने लिखा है। कॉपी पेन उठा के एक बार प्रयास करिए, युधिष्ठिर की मात्रा क्या होगी, कृष्ण अर्जुन की, द्रौपदी की, कर्ण की, कर्मण्य की और त्रयर्थ की। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं युधिष्ठिर, या में किसकी मात्रा है, छोटा ऊ की, एक। धा में छोटी ई की मात्रा, लेकिन षटकोण का ये आधा है, तो आधे वाला वर्ण जो आगे वाले को बड़ा कर देगा, दो। धा में छोटी ई की मात्रा एक और एक, यानी कि युधिष्ठिर की मात्रा कितनी हुई, लघु गुरु लघु लघु, 5 मात्रा हुई। आप सब देख रहे हैं कृष्णार्जुन, तो कामे ऋषि की मात्रा है, जैसे लिखा मैंने कृपा, कृपा, तो कामे ऋषि की मात्रा है तो एक, पामे बड़ा की मात्रा है तो दो। तो ये कृष्णा अर्जुन में ये कामे ऋषि की मात्रा है, लेकिन षटकोण का आधा जो स्व है आगे वाले को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा, तो दो। ऋणा पहले से ही बड़ा है, दो, इस राखी रेप की कोई आवश्यकता ही नहीं बची। जा में छोटा की मात्रा एक और एक, तो कृष्णा अर्जुन की कितनी मात्रा हो गई, गुरु गुरु लघु लघु, यानी कि दो दो एक एक। द्रौपदी, द्रौपदी में पहले से औ की मात्रा है तो दो, यानी गुरु लघु गुरु, द्रौपदी, है ना। कर्ण की मात्रा काउंट कर ली होगी आपने, गुरु लघु, आधा जो राकी रेप है ये आगे वाले को दीर्घ कर देती है। कर्मण्य, अब इसकी समझ गए आप, कामे ये का है, ये राकी मात्रा, तो कर यानी कि ऐसा, तो दो मात्रा, मण्य मौना ऐसा, तो दो, और ये एक, तो कर्मण्य की मात्रा कितनी हुई, गुरु गुरु लघु, यानी कि दो दो एक, 5। और त्रयर्थ, त्रयर्थ में तेरा पहले से आधा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां दो और एक। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्रा के नियमों पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगी। नियम क्या था, एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं आपको, क्योंकि हम तीसरा चौथा नियम पढ़ेंगे अब। मैंने आपसे पहला नियम बोला कि यदि किसी शब्द का प्रारंभ आधे वर्ण से होता है, आधा वर्ण बोले तो स्वर रहित वर्ण, यदि किसी शब्द का प्रारंभ स्वर रहित वर्ण से होता है, तो ये जो स्वर रहित वर्ण है, ये जो आधा वर्ण है, की मात्रा की गणना नहीं की जाती, इसकी मात्रा काउंट नहीं होती। फिर मैंने दूसरा नियम में बताया आपको कि यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद, एक वर्ण के बाद स्वर रहित वर्ण यानी कि आधा वर्ण आता है, तो वो जो स्वर रहित वर्ण है, वो जो आधा वर्ण है, वो आगे आने वाले वर्ण को लघु होने पर, यानी कि छोटा यदि होगा, लघु होने पर दीर्घ कर देता है। लघु होने पर क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। और दीर्घ कैसे करेगा, जैसे अभी हमने देखा कि मान लीजिए कि ये कर्मण्य शब्द लिखा रहा था, अब कर्मण्य शब्द ये लिखा रहा, तो ये पहले से का छोटा था, तो ये राखी रेप वाले ने दीर्घ कर दिया, ये मुंह पहले से छोटा था, तो वहां आधा आगे काउंट हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार से ये दो नियम हमने देखे। तीसरा नियम देखें, यदि
किसी शब्द में यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद, यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद संयुक्त व्यंजन क्या त्रा ज्ञा स्त्रा, यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण आता है तो संयुक्त व्यंजन वर्ण आगे आने वाले वर्ण को, आगे आने वाले वर्ण को लघु होने पर, लघु होने पर दीर्घ कर देगा, और यदि पहले से दीर्घ है तो कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पहले से दीर्घ है तो कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं होगा। एक बार पुनः तीसरा नियम देखें, यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद, ठीक है, किसी शब्द में क्या, एक वर्ण के बाद, मान लीजिए ये लिखा रहा अक्षर, तो एक वर्ण के बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण क्षत्र या स्त्र, इन चारों में से कोई सा भी आ जाए एक। तो यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण आता है तो संयुक्त व्यंजन वर्ण आगे आने वाले वर्ण को, आगे आने वाले वर्ण को छोटा होने पर, लघु होने पर क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। तो ये लघु क्या था, आ था, अक्षर का आ, एक वर्ण के बाद आया संयुक्त व्यंजन वर्ण क्ष्या, ठीक है, तो ये क्ष्या का जो आधा का है वो आगे वाले को दीर्घ कर देगा, यानी कि इसकी अक्षर की मात्रा कितनी होगी, 2 1 1। कैसे होगी देखो, आ क स और र, का आगे वाले को दीर्घ कर देगा 2 1 1, तो ये 2 1 1। मान लीजिए मैंने लिखा ये अज्ञान, ज्ञा क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण, तो पहले से ये तो 2 है तो ये 2, लेकिन इसका आधा जा, अज्ञान का जब हम विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद, तो आ ज ञ ण, तो आधा जा आगे वाले को दीर्घ करके 2 कर देगा, यहां पंचमा अक्षर इसकी पहले से बड़ा की मात्रा 2 और 1, तो अज्ञान की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 2 1। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 2 1। लेकिन यदि यही संयुक्त व्यंजन वर्ण प्रारंभ में आ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा श्रमिक, तो इसकी मात्रा 1 1 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये जो स्त्र बना है ये आधा सा और रा से बना, ठीक है, और ये मिक, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, ये प्रारंभ में आता है तो 1 1 1, तो श्रमिक की 1 1 1 होगी। लेकिन यही स्त्र का वर्ण यदि एक वर्ण के बाद आ जाए, जैसे मैंने लिखा ये आश्रम, अब जानबूझ के मैंने आ बड़ा नहीं लगाया है ना, जानबूझ के आ हम बड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आश्रम में आ बड़ा कर देंगे तो उसका मतलब तो आप डायरेक्ट तक समझ जाएंगे कि 2 है। लेकिन मान लीजिए कि गलती से भूल गए, वर्ण क्या छोटा लग गया, आश्रम हो गया, फिर भी इसकी मात्रा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 1 1 होगा। क्यों, क्योंकि आधा सा आगे वाले को दीर्घ कर देगा। तो आश्रम कहूं या आश्रम कहूं, मात्रा कितनी होगी, 2 1 1। ठीक, ये त्रा,
तृण, अब तृण में एक एक है, और यदि यही त्रिण की जगह में लिख देता संयंत्र, कितनी मात्रा हो जाती? संयंत्र में देखो 2 2 1। अब ये यदि ये जो ऊपर संयंत्र में अनुस्वार लगा हुआ है, मैं लिखते लिखते भूल जाऊं और मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं संयत्र, संयत्र, तब भी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि इसकी 2 मात्रा, क्योंकि अनुस्वार लगा है, इसका आधा था आगे वाले या को दीर्घ कर देगा, तो ये, तो इसकी भी 5 मात्रा है और इसकी 5। ठीक, तो यहां पे व्यंजन हो कि संयुक्त हो, जैसे लिखा रहा संयुक्त, तो संयुक्त की कितनी मात्रा होगी देखो, व्यंजन की कितनी मात्रा होगी देखो, उर्मिला की कितनी मात्रा होगी, ग्रामीण की कितनी मात्रा होगी, राष्ट्र की कितनी मात्रा होगी, अन्योक्ति की कितनी मात्रा होगी, अंतरराष्ट्रीय की कितनी मात्रा होगी। इन सबको एक बार काउंट करके देखिए, हम आ जाएंगे फिर चौथे नियम पर। देखो एक बार, नियम के हिसाब से ध्यान रखना। नियम क्या कह रहा था? यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद आधा वर्ण आता है तो आधा वर्ण आगे वाले वर्ण को छोटा होने पर बड़ा कर देगा। यदि किसी शब्द में, ठीक है, प्रारंभ में आधा वर्ण आए तो उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, जैसे स्कंद। और यदि किसी शब्द में एक वर्ण के बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण आ जाए तो संयुक्त व्यंजन वर्ण आगे वाले वर्ण को छोटा होने पर बड़ा कर देगा, दीर्घ कर देगा। और मुझे लगता है ये तीनों नियम यदि आपने याद कर ली तो आपको मात्रा गिनने में, मात्रा की गणना करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक बार मिला लीजिए, 2 2 1, तो अन्योक्ति की मात्रा कितनी हुई? 5। ये आधा ना है जो आगे वाले वर्ण को आ को दीर्घ कर देगा। यहाँ पे पहले से ओ की मात्रा लगी हुई थी तो आधा का कोई महत्व नहीं बचा, और तापे छोटी की मात्रा। संयुक्त 2 2 1, तापे अनुस्वार लगा हुआ था, यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा थी लेकिन आधा का आगे वाले को दीर्घ कर देगा। व्यंजन 2 1 1, इस आधा वा का कोई महत्व नहीं है लेकिन यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। उर्मिला, ऊ छोटा है लेकिन राखी रेफ, जो ये रेफ है ये आगे वाले वर्ण को दीर्घ कर देगी, 2 1 2। ग्रामीण, अब ग्राम में गा आधा है, गा आधा है, रा मीन, इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन 2 2 1, तो ग्रामीण की मात्रा कितनी हो गई? 2 2 1। राष्ट्र, राष्ट्र का भी यदि हम वर्ण विच्छेद कर लें तो ऐसा होगा, मात्रा कितनी? 2 और 1, ये 2, ये आधा सा है, ये आधा टा है, और ये पूरा रा है, राष्ट्र। तो इसकी 2 मात्रा, अब इन दोनों का आधा आधा वर्ण का कोई महत्व नहीं बचा, और इसकी 1 मात्रा, तो 3 मात्रा राष्ट्र। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय की मात्रा देख लो कितनी हो रही है, 2 2 2 2 1। सही है क्या? आप पे अनुस्वार लगा हुआ तो 2, ता लघु है लेकिन राखी रेप आगे वाले को दीर्घ कर देगी, 2, रा पहले से बड़ा है 2, ता में बड़ी की मात्रा है टी,
दो और या एक, यानी कि अंतरराष्ट्रीय की 9 मात्राएं होती है। कितनी होती? 9 मात्राएं। ठीक है दोस्तों। और भी यदि इसको और भी सरल हम करें तो आपको ध्यान जो देना हो ये देना है, ये होता है पदेन, राठी मात्रा है पदेन, केप, रेफ, री, ये स्वर है। और अनुस्वार की आपको पता ही है, विसर्ग और ओ। यहां पर भी बता देता हूं आपको कि आपको ध्यान रहे। मान लीजिए कि कोई शब्द आता है डॉक्टर, कॉलेज, ठीक है, डोंग, तो इसकी मात्रा दो, एक एक, दो, दो, एक, दो, एक, क्योंकि ओ की मात्रा जो है वो दो आएगी। अब ये विसर्ग है, विसर्ग से संबंधित कोई शब्द आ जाए, मान लीजिए दुख आ जाए, दुख, तो दुख की मात्रा तीन होगी, दो और एक, क्योंकि ये जो विसर्ग है ये आ और आधा हा से बना है। ठीक है, ये दो मात्रा में काउंट होता तो ये मात्रा आगे जाके दीर्घ हो जाती। जैसे मान लीजिए प्रातः, हम लिखते हैं ना प्रातः, अंतः, तो इसकी मात्रा दो, 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 दो। ठीक है। अनुस्वार तो आपको बता ही चुका हूं, ये व्यंजन में अनुस्वार लगा हुआ है, संयुक्त में अनुस्वार लगा हुआ है, संयंत्र में अनुस्वार लगा हुआ है, स्कंद दो और एक अनुस्वार लगा हुआ है। तो अनुस्वार तो आप समझते ही हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिख दिया, एक ही शब्द ले लेते हैं अंक, तो अंक की दो और एक। ऋषि वाले शब्द पर आपको बड़ा ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि ऋषि वाला कोई शब्द आए और आप उसकी दो मात्रा लगा दो, समझ के आपको उत्तर लगाना। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा रहा धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, गृहिणी, पृथ्वीश, ऋतिक, इन सब में ऋषि की मात्रा है। तो ऐसा ना हो कि आप इसको जल्दी जल्दी में रस समझ बैठो और आप इसको गलत मात्राएं लगा के आ जाओ। ठीक है, धा में ऋषि की मात्रा है तो ऋषि एक होता है, एक, एक, दो, एक। ऋषि की मात्रा एक होती है ना, हमने लघु स्वर में भी देखी थी, आ, ई, उ और री। फिर एक, दो, दो और एक, का में ऋषि की मात्रा इसलिए एक। गृहिणी, गा में ऋषि की मात्रा इसलिए एक, हा में छोटी की मात्रा एक, ना में बड़ी की, तो कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी, सब पृथ्वी में ऋषि की मात्रा तो एक होगा, लेकिन आधा था आगे वाले को दीर्घ कर देगा, ऐसे दो, दो, एक। ऋतिक, री है, एक, एक, एक। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब शब्द में ऋषि की मात्रा रहे तो ऋषि की मात्रा एक काउंट होगी। ऐसा कैसे, ये जो अनुनासिक है, जैसे अंगना, हंस, चंदा, तो यहां पे जो है मात्रा जो होगी वो क्या होगी, ये मात्रा होगी एक, एक, दो, एक, 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 दो। लेकिन ये ऐसा रहता तो दो और दो हो जाती। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा संवार, तो संवार में एक, दो, एक आएगी, क्योंकि अनुनासिक है और अनुनासिक की मात्रा कितनी होती है, एक होती है, जबकि अनुस्वार की मात्रा कितनी होती है, दो होती है।
ठीक है ना। ये तो समझ में आई गया आपको। ये ग्राम में हमने इसकी मात्रा पदेन के लिए थी, राष्ट्र में केप लिया था, ठीक है। रेप धर्म हो, धार्मिक हो, री जैसा मान लीजिए लिखा रहा धार्मिक। मात्रा तो आप समझ ही गए हैं, 2 1 1, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिक्कत आपको मात्रा काउंट करने में, गणना करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रमुख रूप से जो नियम है ये 3 ही है। बढ़े आगे, चलिए। तो वर्ण को देखा, मात्रा को समझा। तीसरे पे है यति। यति बोले तो विराम। कविता को पढ़ते समय मध्य या अंत में रुकना, ठहरना, यति कहलाता है। किसी भी कविता को हम पढ़ते हैं तो उसमें मध्य में रुकेंगे, अंत में रुकेंगे, तो मध्य में रुकना हो या अंत में रुकना हो, उसी को हम विराम कहते हैं, यति कहते हैं। चौथा है गति, और गति यानी ले। जैसी कविता होगी वैसा ले उसका बनेगा, उसकी गति बनेगी, उसका प्रवाह बनेगा। तो हम ले कहें कि गति कहें कि प्रवाह कहें। कविता के कर्ण मधुर, कर्ण यानी कान, कविता के कर्ण मधुर प्रभा को गति कहते हैं। कविता के कर्ण मधुर प्रभा को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और सभी कविताओं की अपनी अपनी एक गति होती है, एक निश्चित लय होती है, सबको पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो कविता के कर्ण मधुर जो कानों को मधुर लगे, मीठी लगे, तो कविता के कर्ण मधुर प्रभा को हम गति कहते हैं। फिर है पद। इसी पद को हम कहते हैं चरण, इसी को हम कहते हैं पाद, ठीक है। तो पद जो होते हैं, चौपाई के चतुर्थांश को, मान लीजिए कोई एक चौपाई है, उसमें 4 पंक्तियां हैं, तो 4 पंक्तियों में से जो एक पंक्ति कहलाएगी वो कहलाता है पद, वो कहलाता है चरण। तो कविताओं में कम से कम 4 चरण होते हैं। कविताओं में, या कहें कि यहाँ कविताओं की जगह चौपाई ले लीजिए आप, चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई के चतुर्थांश को, चौपाई के चतुर्थांश, चतुर्थ प्लस अंश, चौपाई के चतुर्थांश को पद या चरण या पाद कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई दोहा हो, अब दोहा में चरण तो 4 होंगे, लेकिन उसको सुविधा की दृष्टि से, लिखने की सुविधा की दृष्टि से 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो उसकी जो पंक्तियां होती है उससे कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल। और 4 चरण हो तो उसे हम कहते हैं पद, चतुर्थांश या पाद। जैसे मान लेते हैं कि ये जो चौपाई है ना, चौपाई को लिखने का भी एक तरीका है।
कोई नियम नहीं है, परंपरा है। जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं आपसे रघुपति राघव राजा राम, तो एक पंक्ति हुई तो मैंने एक पूर्ण विराम लगा दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीताराम, तो दो पंक्ति डाल दी। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो चौपाइयां होती है ना, इसमें 4 चौपाई रहेगी तो पहली चौपाई में एक पूर्ण विराम लगाएंगे, दूसरी चौपाई में 2 पूर्ण विराम लगाएंगे, तीसरी चौपाई में फिर एक पूर्ण विराम लगाएंगे और चौथी चौपाई में फिर 2 पूर्ण विराम लगाएंगे। इसका कोई नियम नहीं है, ये परंपरा है, ठीक है। और यदि मैं आपसे कहूं कि चलो हम शुरुआत करते हैं, तो ये रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की मात्रा गिन के बताओ। ये विकल्प आपको दे देता हूं 2। ये चौपाई का उदाहरण है, ये चौपाई का उदाहरण है। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, चौपाई में 15 मात्रा होती है। उत्तर आपके सामने, काउंट कर लीजिए और बता दीजिए। तो देखें, रघुपति राघव राजा राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। रघुपति राघव राजा राम में कितनी मात्रा है? 15। पतित पावन सीताराम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 मात्राओं की क्या होती है? चौपाई होती है। और चौपाई का एक पद क्या कहलाता है? चरण कहलाता है। तो ये 15 मात्राओं की चौपाई थी और 16 मात्राएं यदि आ जाती तो चौपाई हो जाती। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, मात्रा काउंट करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 मात्रा है तो ये चौपाई है। ठीक है, 16 मात्राएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, है ना? याद होगी ना आपको? महावीर विक्रम बजरंगी। तो 5वां जो अंग है यह है पद, जिसको हम बोलते हैं चर। छठे की बात करें तो छंद का जो छठा अंग है वो है तुक। पंक्तियों के अंत में समान वर्ण का आना। पंक्तियों के अंत में समान वर्ण का आना तुक कहलाता है।
जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में सागर ये पंक्ति है, उजागर पंक्ति है, तो अंतिम वर्ण क्या है? रा। तो ये रा वर्ण अंतिम है, तो समान है दोनों पंक्तियों में, तुकबंदी हो गई। तो पंक्तियों के अंत में समान वर्ण का आना तुकबंदी कहलाती है। तो हमने देखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो ये सागर का रा, उजागर का रा, ये पंक्ति थी। इस पंक्ति का अंतिम वर्ण दोनों क्या थे? समान थे। तो पंक्ति में अंतिम वर्ण का समान आना तुकबंदी कहलाती है। और तुक ना हो तो कविताओं की पंक्तियां कैसी कहलाएगी? अतुकांत कहलाएगी, अतुक, ठीक है, अतुकांत। यह भी हमने देखा था, रघुपति राघव राजा राम मां पतित पावन सीताराम मां, तो अंतिम वर्ण सेम हो तो तुकबंदी। और सातवां है दोस्तों, सातवां अंग है छंद का गण। तीन तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं, ठीक है, तीन तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। तीन तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तीन तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। और दोस्तों गणों की संख्या 8 होती है, गणों की संख्या 8 होती, ठीक है। तो तीन तीन वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। और गणों की संख्या कितनी है? 8। इसका एक सूत्र होता है जो आपको याद करना है। यदि ये सूत्र आपने याद कर लिया तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और सूत्र है इसका, या माता राजभान सलगा। क्या है सूत्र? क्या है? या माता राजभान सलगा। अब ये या माता राजभान सलगा का सूत्र यदि आपने देखा तो आपको गणों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहले एक एक वर्ण लिया जाता है, पहले कितने वर्ण लिए जाते हैं? एक एक। या, फिर मां, फिर ता, फिर रा, फिर जा, फिर भा, फिर ना, फिर सा, फिर ला, फिर गा। और ये जो वर्ण है गणों की संख्या 8 होती है, तो यहां से लेकर यहां तक के गण हो गए 8। इसमें जोड़ दीजिए गण, यगण, मगण, तगण, है ना, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ला से लघु, गा से गुरु। तो लघु की एक मात्रा, गुरु की दो मात्रा, लघु गुरु। तो गण कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। अब ये 8 गण जो है इसकी भी यदि मात्रा काउंट करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि अब पहले हमने एक एक वर्ण लिया था, या मा ता रा जा भा न सा, ये वर्ण लिया था। अब हमको इसी या माता राजभान सलगा से तीन तीन वर्ण एक साथ लेने हैं। या माता, या तो छोड़ दो, मा तारा, माँ को छोड़ दो, ताराज, ता को छोड़ दो, राजभा, रा को छोड़ दो, जभान, भानस, नसल, सल का। लघु की एक मात्रा थी, गुरु की दो मात्रा थी। अब इसकी मात्राओं को काउंट कर दो।
या माता की कितनी मात्रा, एक, दो, दो। मातारा की दो, दो, दो। ताराज की दो, दो, एक। राजभा की दो, एक, दो। जबान की एक, दो, एक। भानस की दो, एक, एक। नस्ल की एक, एक, एक। सलगा की एक, एक, दो। कोई सा भी शब्द यहां से वो दे कि किसी शब्द में गण बताइए। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक शब्द लेता हूं सौरभ, सौरभ जी, तो हमने लिया है सौरभ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दो, एक, दो। कौन सा गण, दो, एक, दो। दो, एक, एक, दो, एक, एक। भन, भगन, तो गण हो गया भगन। मान लीजिए किसी का नाम है संगीता, तो संगीता में कौन सा गण है, दो, 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 यानी कि मगन। ठीक है। किसी का नाम है उर्मिला, तो दो, एक, दो, कौन सा गण, दो, एक, दो में कौन सा गण देखो, दो, एक, दो, रगण। सुनैना, अब सुनैना में तो चार वर्ण है, तो एक, 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 ये हो गया गण में तीन जोड़ा, तीन तीन वर्णों का समूह एक जोड़ा बन गया, और अंतिम वर्ण गुरु आ गया। तो सुनैना में लघु, लघु बोले तो नगण, और अंतिम वर्ण गुरु। तो तीन तीन वर्णों का जोड़ा बनेगा। तीन वर्णों से यदि अधिक वर्ण है, चार आ गए तो या तो गुरु होगा या लघु होगा। पांच आ गए तो दोनों लघु हो सकते हैं, दोनों गुरु हो सकते हैं, एक लघु एक गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सरनेम लगा दीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम दुर्गेश, दो, दो, एक, गण निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने छंद के 7 अंगों की चर्चा की, मात्राओं को समझने का प्रयास किया, मात्राओं के नियमों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप क्या करें कि आज ये जो आपने पढ़ा है उसको पूरे को एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। कल हम जो चर्चा करने वाले हैं, कल चर्चा करने वाले हैं हम छंद की, विशेषकर मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद कंप्लीट करने के बाद वर्णिक छंद, फिर वर्णिक के बाद मुक्त छंद की चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।